अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमरीका से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ तकरीबन नरम हो चुका है। फवाद चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो गुजरना था गुजर गया, वाशिंगटन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उम्मीद है सुपर पावर भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात से ताल्लुकात बेहतर करेगा। इससे कबल PTI चेयरमैन इमरान खान भी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि वो अब अमरीकी साजिश के बयानिए से आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में न्यूट्रल को जानवर कहने वाली PTI गैर मुल्की मीडिया से कहती है कि वो फौज से सिर्फ न्यूट्रलिटी चाहते हैं। पैनल के सामने आज जो सवाल हम रखने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया पर मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह क्या है। पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा। सबसे पहले आगाज़ करेंगे मज़हर अब्बास साहब आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए और गैर मुल्की मीडिया की बात की जाए, इस पर मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उन्होंने बेसिकली जो मैसेज देना होता है वो लोगों के लिए देना होता है, लोगों को अपने बयानिए के साथ जोड़ना होता है। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ क्योंकि 2-3 बयानिए ऐसे हैं जो अवाम में बहुत बिकते हैं, जिनमें एक एंटी इंडिया बयानिया है, एंटी US बयानिया है और उसको सुना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि परसेप्शन पे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तासुर बनाया जाता है वो हकीकत हो ना हो, लेकिन अगर आपने वो तासुर इस्टेब्लिश कर दिया तो वो तासुर फिर चलता है। इसमें इमरान खान साहब कामयाब हुए। एक होता है जब आप गैर मुल्की मीडिया से बात करते हैं, मैसेज जो है वो आप बाहर दे रहे होते हैं, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें क्वेश्चन करने वाला भी मुख्तलिफ होता है और जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो अमेरिका हो या वेस्ट हो, उसको जब वो मैसेज देंगे तो अपने मौक़िफ़ में जो है वो लचक लाजमी होती है। और चूँकि वहाँ इस तरीके से चीज़ें ली नहीं जाती, वहाँ देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है और वहाँ परसेप्शन अपनी जगह हो लेकिन रियलिटी पे बात होती है। तो शायद इसलिए वो अमेरिका से कभी भी इमरान खान कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो लड़ाई यहाँ लड़ना चाहते हैं। सही। और सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये आप माजी में भी अगर हम उठा लें तो हमारे जनरली लीडर्स का यही तरीक़ेकार रहा है। तो मेरा ख्याल है एक बुनियादी वजह ख़ास तौर पे इस ख़ास बयानिया की एक यही थी कि उन्होंने यहाँ एक मसला ये भी हुआ कि पहले वो ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस बयानिया को इंडोर्स करे, वहाँ लगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं इंडोर्स किया, जिसकी वजह से अब इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी लेके चले। फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अदम एतमाद की तहरीक का टाइम था, अब देखें उन्होंने जो उस बयानिए को डिस्क्लोज़ किया था वो किया था 27 मार्च को और अदम एतमाद की तहरीक आई है 8 मार्च को। तो इस दौरान बीच में अब वो ये कहते हैं और PTI कहती है कि चूँकि OIC वगैरह का इजलास हो रहा था इसलिए हमने इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन 27 मार्च से 9 अप्रैल तक उन्होंने इसको काफ़ी हैमर किया। वो ये चाहते थे कि इस पर अगर अदलिया कोई आला कमीशन बना दे तो उनके मौक़िफ़ में किसी हद तक जान पड़ जाएगी। फिर उनके पीरियड में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो उनके साथ खड़ी हो, लेकिन फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आया कि ये मामला इससे अदम एतमाद की तहरीक रोक नहीं पा रही। तो जाहिर है फिर उन्होंने लोगों के दरमियान वो लेके गए और लोगों के दरमियान वो बयानिया बिका और लोगों ने उसको उस पर तवज्जो दी। और इस चीज़ को चूँकि एक माजी भी रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, जो है वो भुट्टो साहब के पीरियड में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बहुत बिका था उसमें। तो ये सारा मेरा ख्याल है इस वजह से इस मौक़िफ़ में अब तब्दीली आई है, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो भी यही है कि जी अब वो जो टाइम गुजरना था गुजर गया। उसका मतलब यही है कि उस वक्त तो जो बेचना था बिक गया। सही। लेकिन आज अगर उस मौके पे आप कायम रहेंगे तो अगले इलेक्शन में जब आप जाएंगे और आपको जीत की तवक्को भी है, तो उसके बाद जब आप गवर्नमेंट में अगर आने की पोजीशन में होंगे तो फिर क्या अमेरिका एंटी US बयानिया यही रखेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है वो अब इसमें तब्दीली और शायद इसीलिए खान साहब भी अब इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि वो अब अमरीकी साजिश के बयानिए से आगे बढ़ना चाहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया पर मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह और क्यों? ये एक बुनियादी सवाल है जो आपसे जानना चाह रहे हैं।
देखिए भाईजान, सबसे पहले तो मज़हर अब्बास साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कहा कि इमरान खान अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। भाईजान, अगर इमरान खान अमेरिका से लड़ाई लड़ना चाहें तो क्या वो लड़ पाएंगे? बड़ा ही अच्छी बात होती है कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका तेरी क्या जुर्रत, अमेरिका तेरी क्या हैसियत, लेकिन अपनी औकात तो देखें, अपने मुल्क का हाल तो देखें, आपके दाने क्या हैं ये तो देखें। हम अमेरिका से लड़ लें? और भाई हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है, ज़रा गौर से करें। बड़ा अच्छी बात है कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। हालत ये अमेरिका मुर्दाबाद रैली में पहले भी मैंने कहा है कि अगर अमेरिकी वीज़े खुल जाए तो स्टेज खाली हो जाए। फैटफ अमेरिका के तरले पड़े हुए हैं, अमेरिका हमें मदद करे, IMF अमेरिका हमारी मदद करे, कर्जा अमेरिका हमें कर्जा दे, खैरात अमेरिका हमें दे, भीख अमेरिका हमें दे। खुशनुदी उनकी करते हैं, चापलूसी करके इक़्तिदार लेते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे वहाँ भिजवाते हैं और वहाँ उनकी खैरात में मांगी हुई गाड़ियाँ, खैरात में मांगी हुई पोलियो वैक्सीन लेते हैं। कौन हो लोग यार? तुम किन से लड़ना चाहते हो यार? ठीक है, जो गुजरना था गुजर गया। मेरे भाई दोस्त प्यारे फवाद चौधरी साहब ने कहा है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं जनाब स्पीकर, कि जब रजीम चेंज का नारा बुलंद था, जब साजिश मुदाखलत का बयानिया अरूज पे था, जब आला हज़रत डोनाल्ड लू को बरतरफ करने के मुतालबे थे, जब हर तरफ अमेरिका मुर्दाबाद था, तब अब्दुल्ला रियाद डोनाल्ड लू के पांव पड़ा हुआ था, इमरान खान साहब के ओवरसीज चैप्टर का हेड। और तब 3 PR फर्म्स के मुआहदे हो रहे थे, एक पहले हुआ था, 2 बाद में हुए थे, हमारा इमेज बेहतर हो। हम वो नहीं है हजूर जो आप समझ रहे हैं, ये कंपनी की मशहूरी है। अच्छा, फिर इसी तरह हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जब एक तरफ मीर जाफर मीर सादक के नारे बुलंद थे, अलाकू खान न्यूट्रल गाली बन चुका था, हैंडलर सहूलतकार, साबका एस्टेब्लिशमेंट गद्दार साजिशी, तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक रातों को जाके कदमों को छूते थे, कदम बोसी करते थे कि हजूर थोड़ी सी मदद की जाए, एक नजर करम इधर भी साढ़े वाल भी तक सजना। अच्छा, और तब आरिफ अलवी साहब, सदर मुमलकत साहब तरले मिनतें कर रहे, आर्मी हाउस पहुंचते थे। और फिर तब 2 मुलाकातें फवाद भाई आपकी हुई और रात की तारीकी में हुई और आपने धुआं नहीं लगने दिया। मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप एक्सटेंशन देना चाहते थे साबिक आर्मी चीफ को, आप तरले मिन्नत कर रहे थे साढ़े पिछू ना हटना, सानू बचाना। जो गुजरना था गुजर गया, आपका पैगाम पहुंच गया फवाद भाई, आपका बयानिया हिट हो गया, आपने जो कहना था कह दिया। अब इस कौम को नफरत और तकसीम से भी तो निकालें। ये जो बाहर और अंदर और है, इसकी सिंपल अगर मैं आखिरी चंद जुमले कहूं, सिंपल वजह क्या है? झूठ है, मुनाफकत है, 2 नंबरी है। लीडर जो होता है वो कहता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, भाईजान मैंने गलती की। लीडर जो होता है वो कहता है कि भाईजान अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आप एक तरफ इसकी वजह यह है कि अमेरिका अभी तक अमेरिका है, अमेरिका रिटायर नहीं हुआ और इधर रिटायर हो गए हैं। नहीं भाईजान, अब आप आगे बढ़ें। अगर जो होना था हो गया, जो गुजरना था गुजर गया, तो मेहरबानी करके आगे बढ़ें। आप मकबूल तरीन हैं, आप हिट हैं, आप कायदे इनकलाब हैं, हम आपके साथ हैं, कोई शक ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो पार्टी है उसकी इतनी नफरत है कि आप उसके अपनी तमाम गलतियों के बावजूद हिट हैं। मगर अब वक्त आ गया है कि आपको हटाया किसी ने था, आप हटे किसकी वजह से, आप आए किसकी वजह से थे, इसको छोड़ के आप जो गुजरना था गुजर गया, आगे बढ़े और अंदर भी वही बात बताएं जो बाहर बता रहे हैं। और रातों को जो करते हैं वो दिन को भी वही करें, या दिन को जो करते हैं वही रातों को करें। सिंपल सी बात है। ठीक, भट्टी साहब एक ब्रेक लेनी है और हम इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया पर मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या डिफरेंस है, क्या राय है बेनज़ीर शाह साहिबा की और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की, जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। और जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया पर जो मौक़िफ़ में डिफरेंस है उसकी क्या रीज़न लगती है? ये मज़हर अब्बास साहब की राय भी आपने सुनी, इरशाद भट्टी साहब का तज़किया भी आपने सुना, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो कॉन्ट्रडिक्शंस कह लें या जो उनकी समरसॉट्स कह लें, राइट टर्न कह लें, लेफ्ट टर्न कह लें, यू टर्न कह लें, ये अगर हजारों में नहीं तो सैकड़ों में जरूर होंगी।
मुझे याद है कि 2011 में शायद नवंबर का महीना था, करण थापर के साथ इनका इंटरव्यू था इंडिया में, जहां पे इन्होंने कहा था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इशारतन कराया था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रही है। बड़ा डेंजरस इंटरव्यू था। उस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ दिलो जान से था। वो अगले दिन पाकिस्तान की सारी कमांड डिस्प्ले हो गया। उन्होंने कहा जी कि किसी को जो है इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो मुसल्ला हो या उनको मुसल्ला करने की कोशिश की जाए। अब ये इंडाइटमेंट दिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट को या ISI को जमाने में। अब उन्हीं दिनों में ज़ाहिर है इमरान खान साहब का नया एक जो है तूती बोला शुरू हुआ था और 30 अक्टूबर का जलसा खत्म हुए चंद हफ्ते हुए थे कि करण थापर के साथ ये इंटरव्यू सामने आया। तो मैंने हामिद मीर साहब से रिक्वेस्ट की, उनको याद होगा, मैंने कहा हामिद मीर साहब बड़ा एक डिजास्टर हो गया है। इमरान खान साहब ने इंडिया के अंदर ये स्टेटमेंट दी है, इंडिया के जर्नलिस्ट को ये स्टेटमेंट दिया, यहाँ से ये इंटरव्यू दिया पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, और ये हमारे बड़ा सेंसिटिव इलाका जो है एरिया है। अब तो जो फिर भी जवाब दावा का कोई वाली वारिस नहीं है। उस वक्त पाकिस्तानी जो थे उनको बड़े हाई स्टीम में रखते थे, वो समझते थे हमारा साथ है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का साथ है और हम इसके बारे में सारे बड़े सेंसिटिव थे। चुनांचे हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत इसको रेक्टिफाई किया। फिर मैं इमरान खान साहब को कंपेल किया कि जाके आप इसको थोड़ा सफाई दें या इसको रेक्टिफाई करें। बहरहाल वो दिन अब आगे देख लें कि क्या कितना इन्होंने हल्का मचाया। 27 मार्च को इन्हें मिरासा दिखाया और अभी आके 11 नवंबर को जो है 2 महीने पहले इन्होंने क्या कहा कि मेरा अमेरिका के खिलाफ कोई ग्रज नहीं है, मैं कोई अब मजीद क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इन बिटवीन उससे पहले अमेरिका के साथ इन्होंने जो पींगे बढ़ाई, अपने बंदे जो गए, जैसे भट्टी साहब को जिक्र कर रहे थे, मुझे पूरी तरह बात सुनाई नहीं थी कि किसी तरीके से अमेरिका के अंदर उन्होंने लॉबिंग हायर की, बंदे अपने बंदे के गए और उस वक्त से लेके कोई एक कदम नहीं है कि जैसे पता चले कि उनके कॉल और फेल जो है उसके अंदर कोई मुताबिकत है। इतना खुला तजाद शायद मैं समझता हूं कि पता नहीं कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। एक बात नहीं, हर चीज के ऊपर अब गैर मुल्की मीडिया के अंदर उनको हर वो चीज चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर वो चीज नहीं चाहिए जो पाकिस्तान में तो बिक सकती है, लेकिन उसका गैर मुल्की मीडिया के अंदर उसका बुरे असर पड़ सकते हैं। अमेरिका को क्रिटिसाइज करना, कोई और चीज करना, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि बैन मीडिया के अंदर उनके तालिबान के बारे में कुछ जज्बात अच्छे हैं तो आगे चलने चाहिए। फिर उसके बाद ये यहाँ बहुत सारी कामयाब चीजें होती रही हैं। मसला ये जब टांग गए हैं या MMA जीत के 2002 में, तो उस वक्त इनको हमारे इदारों के लिए भी एक प्रॉब्लम है। वो कई बातें खुद नहीं कहना चाहते, फिर उनके पास 2-3 सियासी जमातों को आगे कर देते हैं। MMA को 2002 में आगे कर दिया ताकि बैलेंसिंग के लिए कि हमारा पॉलिटिकल प्रेशर जो है अमेरिका के साथ पेश कर सके, हम तो उनको फेस नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को टांग भेज दिया जी ड्रोन के खिलाफ। ठीक है नियाज़ साहब, आपका पॉइंट आ गया। और बेनज़ीर शाह साहिबा, क्राइसिस है कि इमरान खान साहब फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसे आप मुझे किसी बात में गिरफ्त नहीं कर सकते। ये तकलीफ। बेनज़ीर शाह साहिबा, इंटरेस्टिंगली वो जो गैर मुल्की मीडिया पर इंटरव्यू होता है फिर वो अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया पर भी चल रहा होता है, आपकी इस तमाम तर मामले पर क्या राय है? देखिए मुबशर, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे। जब गैर मुल्की मीडिया को आप इंटरव्यू देते हैं और इस किस्म की बात करते हैं तो वो फिर आपसे सबूत मांगते हैं, जो फवाद चौधरी साहब से इस इंटरव्यू में मांगा गया, और फिर आपके पास सबूत नहीं होता देने के लिए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब इंटरव्यू ही उन्हीं को देते हैं, उन्हीं एंकर्स को देते हैं जो उनसे इस किस्म के सवाल ना ही पूछे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक होती है। देखिए उनकी ये जो बयानिया था अमरीकी साजिश का, ये एक झूठा बयानिया था। इसमें तो मेरे ख्याल से इस पे और हम क्या बात कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो अहम बात फवाद चौधरी साहब ने की, मैं जरा उस पर बात करना चाहूंगी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था 2018 में PTI की हुकूमत को लाने में, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का किरदार था PTI की हुकूमत को गिराने में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। अब आप मुझे बताएं मुबशर, इससे ज्यादा मुनाफिकत, इससे ज्यादा हिपोक्रेसी क्या हो सकती है कि जब एक चीज से आपको फायदा हो रहा हो तो आप कहें ठीक है आने दो, आप चुप रहें, लेकिन जब आपको उसी चीज से नुकसान हो तो फिर आप कहें कि ये आपको असूल याद आ जाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई कतार नहीं होता सियासत में, एस्टैब्लिशमेंट क्या सियासत में कर रही है। अब फवाद चौधरी साहब इस इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, मतलब के MQM, मतलब के बाप, ये जो है ये सारी की सारी अपनी डायरेक्शन एस्टैब्लिशमेंट से लेती हैं। इनका मतलब कहने का ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डाला।
बिल्कुल ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई खुद मान रही है कि 2018 की हुकूमत आपकी, ये इत्तेहादी जमातें एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई को उन्होंने वोट डाला और उनके साथ हुकूमत बनाई। तो इसका कहने का मतलब तो फिर ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ने आपकी 2018 में हुकूमत बना के दी। वो तब ठीक था, अब गलत है। जब एस्टैब्लिशमेंट एमएनए जमा करती है आपके लिए बजट पास कराने के लिए तो ठीक है, जब एस्टैब्लिशमेंट सिंध हाउस में जमा करती है तो गलत है। जब डीजीआईएसआई आपके हक में काम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। जब वो आपके खिलाफ कोई हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट जाती है तो फिर गलत है। देखिए, एक बहुत सिंपल असूली जो रूल होना चाहिए, जो असूल होना चाहिए सारी सियासी जमातों का, वो बड़ा सिंपल है, और वो ये होना चाहिए कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट कोई गैर आईनी कदम उठाए तो वो गलत है, चाहे वो हुकूमत बनाए या हुकूमत गिराए, उनका कोई किरदार नहीं है इसमें। और जनरल, मैं तो बल्कि कहूंगी मुबशर, यहाँ तक कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के खिलाफ जो चार्जशीट है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत ठोस सबूत है कि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। क्यों नहीं पीटीआई उनको अदालत लेके जाती? इसलिए नहीं लेके जाती। मैं सिर्फ इसमें छोटी सी एक चीज यहाँ पे करना चाहूंगी, इसलिए जनरल बाजवा साहब को खिलाफ क्यों नहीं उनको अदालत लेके जाती? क्योंकि फिर सबके पोल खुल जाएंगे, फिर ये बात भी सामने आ जाएगी कि जनरल बाजवा ने और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए क्या क्या किया। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है और इस टॉपिक पर हमने बात की। एक ब्रेक के बाद हम इस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, दूसरी जानिब अरकान असेंबली और हुकूमत चलाने वाले अमीर होते जा रहे हैं। जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, जिस तरह ब्रेक से पहले हमने बात की, और दूसरी जानिब अरकान असेंबली और हुकूमत चलाने वाले अमीर होते जा रहे हैं। इसके अलावा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दर पे है। निजी टीवी की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के असासों में 250%, शाह महमूद कुरैशी के असासों में 241%, शेख रशीद के असासों में 278%, राना सनाउल्लाह के 287% और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के असासों में 22% इजाफा हुआ है। 48 मेंबरान के असासे 100% से ज़ायद बढ़े, 12 मेंबरान के असासे 200 या 300% बढ़े। सवाल यह है कि आवाम गरीब हो रहे हैं और सियासतदानों के असासे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करें। देखिए मुबशर, हम अक्सर बात करते रहते हैं सियासतदानों के असासे कितने बड़े, उनकी सपोजिट करप्शन कितनी है, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ ये एक अदारा तो नहीं है पार्लियामेंट का जो टैक्स पेयर के पैसों से चलता है। तो या तो फिर हम बात करें तो फिर सबकी बात करें। तो हमें बात इनकी भी करनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट में जो अहम ओहदों पे हैं उनके असासे कितने बड़े पिछले कुछ सालों में, या जो अदलिया है वहां पे जो अहम ओहदों पे हैं उनके असासे कितने बड़े, इन पे भी तो बात होनी चाहिए ना। ये भी तो टैक्स पेयर के पैसों पे चलती हैं। आज ही बल्कि मैं डॉन में एक खबर पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन उन्होंने वापस भेज दी, क्योंकि उस पिटिशन में कहा गया था कि हमारा मुल्क बड़ा गरीब मुल्क है, तो ये जो पर्क्स रिटायरमेंट के बाद और जो पेंशन मिलती है आला अदलिया को और जजेस को, ये इस पर दोबारा गौर किया जाए। तो पिटिशन वापस भेज दी गई ये कह के कि ये इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की क्या बात है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है तो फिर क्या पब्लिक इंटरेस्ट की बात है? वुमेन एक्शन फोरम ने 2020 में वो बशर पिटिशन किया था कि जितने भी अहम ओहदों पे हैं आपके जनरल, आपके जजेस, उन सब के असासे डिक्लेयर किए जाएं, उनके स्पाउस के असासे डिक्लेयर किए जाएं, उनको जो पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो डिक्लेयर किए जाएं। आज तक हमारे पास ये मालूमात नहीं है। क्यों नहीं है? ये इदारे जवाबदेह नहीं है क्या? ये टैक्स पेयर के पैसों से नहीं चलते? तो फिर बात करें तो फिर सबकी करें, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के हर वक्त सियासतदानों को बुरा भला कहते रहते हैं, और भी तो है। ठीक है भट्टी साहब, 48 मेंबरान के असासे 100% से ज़ायद बढ़े हैं और 12 मेंबरान के असासे 200 या 300% तक बढ़े हैं। आपकी क्या राय है? गरीब गरीब तर हो रहा है और सियासतदान अमीर तर हो रहा है, वजह क्या है? भाईजान, ये वो असासे हैं, ये वो दौलतें हैं, ये वो सफ़ेद या काला धन है जो डिक्लेयर है। जो अनडिक्लेयर है वो अल्लाह के फजलो करम से हिंद सिंध 5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं। इमरान खान साहब के असासे हों, जरदारी साहब एंड कंपनी हों, हाउस ऑफ शरीफ हों, मौलाना साहब हों, MQM हों, जजेस हों, जर्नैल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ताजर हों, कोई एक भी नहीं है जिसने इस बहती गंगा से हाथ नहीं धोया।
अकलियत को निकाल दे। मैं माजरत चाहता हूँ, कोई एक, मैं माजरत चाहता हूँ, होंगे कुछ अच्छे लोग भी होंगे, उस अकलियत को निकाल दे। अक्सरियत ऐसी है भाईजान जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये दौले शाह की चुईयाँ थीं जिनको बड़े बड़े ओहदे मिल गए, ये जीरे ब्लेड और बनारसी ठग थे जिनको हुक्मरानियाँ मिल गई, हादसे हुए, इत्तफाकात हुए और ये आगे आ गए। क्या थे ये, एक एक बंदे को पता है। इस बहस में ना पड़े, मैंने सारों का नाम लिया है, सारों का। ब्यूरोक्रेट्स हैं, बादशाह हैं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो भी जजेस, उनके आप असासे देख लें, जर्नैलों के आप असासे देख लें, ताजरों के देख लें, सारों के देख लें। हम सारे इसमें हैं सर। अकलियत को निकाल दें, बाकी सारे के सारे क्या थे, क्या हो गए। और दूसरी ये इनके लिए क्यों कहा जाता है सिसिलियन माफिया, गॉड फादर्स? ये क्यों कहा जाता है कि जमहूरियत सिर्फ 5% इस मुल्क को अंडे और बच्चे दे रही है, बाकी जब हमारे तक जमहूरियत ये पहुंचती है बोसीदा सी, नकारा सी, छुई मुई सी, डरी हुई, सहमी हुई, बिसाखियों वाली, तो बांझ हो जाती है। हमें ना थाने में ये प्रोटेक्ट करती है, ना कचहरियों में करती है, ना अस्पतालों में करती है, और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये जो सारे सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, ये जो जिले सुबानी हैं, ये जो बादशाह हैं जमहूरी चोगे पहन के, ये ढीले ढीले करने वाले, ये क्या थे, क्या हो गए? मुल्क कर्जों में है, तबाह बर्बाद है। कोई मुल्की इदारा अपने कदमों पे, मुझे बताइए किसी एक हाउस ऑफ शरीफ, जरदारी साहब एंड कंपनी, या जो भी है A to Z तक, जिनके बेनजीर साहबा ने भी कहा, जो भी हैं, क्या कोई स्टील मिल अगर उसकी अपनी होती तो इस हालत में रखता कि बंद पड़ी और मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे? PIA होता तो उसका अपना होता तो चलाता, रेलवे होता तो चलाता, नहीं चलाता। वजह क्या है? एहतसाब नामुमकिन हो गया है। हमारी ममता जाग जाती है, ना करो यार, ये ना करो, कहीं मुल्क खतरे में पड़ जाता है, कहीं जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, कहीं मुल्क दुश्मनी साबित हो जाती है, और इनसे 4 आने निकलवाना नामुमकिन है। वजह सियासत बजरिया ताकत, ताकत बजरिया सियासत, दौलत बजरिया सियासत, और ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप बाहर लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारी जायदादें पड़ी हुई हैं, और हमारे हाथ में कशकोल होता है, और हम फिर रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे जा सकिया, इसमें डाल दे। इनको बद्दुआएं लगेंगी, आज बच जाएंगे सारे, जो जिसने किया है आज बच जाए, हो सकता है बच जाए, नैब से बच जाए, FIA से बच जाए, पुलिस से बच जाए, अदालतों से बच जाए, लेकिन एक बड़ी अदालत है, मरना है, कब्र में जाना है, उससे बड़ी अदालत है। वहां एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। वो साबिए रसूल की एक चादर का अगर हिसाब लिया जा सकता है जो माले गनीमत से ज्यादा ले ली थी, तो इनका नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा। उस दिन ये सारे खसारे में होंगे। हम सारे जो दुखों के और दर्दों के मारे हुए हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं भूख और नंग से, और ये मजे लुट रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ये इसी वजह से, इनकी वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा है, और अभी कहीं रुकने का नाम नहीं। रिवर्स गियर लगा हुआ है हमारी हर चीज को, और इनको फॉरवर्ड, ये इनकी सारी तरक्कियों को 5वें गियर लगा हुआ है, और ये चली जा रहे हैं। एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ में ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डिस्कशन के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। मजहर अब्बास साहब, तो ये समझा जाए कि ये सिलसिला अब कभी थमेगा नहीं, और अवाम गरीब होते जाएंगे, गरीब तर होते जाएंगे, और सियासतदानों के असासे जिस तरह डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 200 या 300% भी बढ़ गए हैं, तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा या नहीं? देखिए, लोग चूंकि गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, इसलिए गरीब से गरीब तर हो रहे हैं क्योंकि ये अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, और जाहिर है ये अमीर से अमीर तर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पैसा जो गरीबों पे खर्च होना था, जो आम आदमी पे खर्च होना था, वो इनके अकाउंट्स में चला गया। इसलिए जाहिर है गुर्बत आपकी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो सारी दौलत जो यहाँ खर्च होनी थी वो इनके अकाउंट्स में है। और चूंकि एक बेरहमाना एहतसाब कभी हुआ नहीं, एहतसाब जब भी हुआ वो सियासी इंतकाम के तौर पे हुआ, और ये जानबूझ के किया जाता है ताकि एहतसाब कंट्रोवर्शियल रहे। और मसला ये है कि जिस तरह अभी बेनज़ीर भी कह रही थी कि जब भी आपके पास इख्तियार आता है
तो सबसे बड़ा टेस्ट आपका वही होता है। और बदकिस्मती से जो लोग बाइख्तियार हैं उन्होंने उस पैसे का उनके असास से हमेशा इजाफा हुआ है। ऐसे आप सियासतदान उठा लें, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, इनकी पिछली ज़िंदगी देख लें कि जब ये ब्यूरोक्रेसी में आए, जब ये फ़ौज में आए, जब ये सियासत में आए, तो इनके असासे कितने थे और फिर इजाफा क्या हुआ। पॉलिटिशियंस की इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका काम था बेहतर बनाना, इनका काम था कानून साजी करना, इनका काम था एक बेहतर निज़ाम देना। इसलिए पॉलिटिशियंस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आज नौकरशाही इंतहाई करप्ट है और इंतहाई पॉलिटिसाइज है, तो इसको किसने डीपॉलिटिसाइज करना था? इसने किसको देखना था कि इन चीज़ों का, और क्यों अपने आप को सबसे पहले एहतसाब के लिए नहीं पेश करते हुक्मरान? कहते ज़रूर हैं, ज़बानी ज़रूर कहेंगे, आप सुन लें इनकी तकारीर उठा के, लेकिन आप सोच लें कि कभी किसी प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उस कानून को ख़त्म किया है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है इन चीज़ों से? नहीं किया किसी ने, इसलिए कि नहीं चाहते। आप इनका रहन सहन देख लें, एज ए रूलर रहन सहन देख लें, आप बाहर के मुल्कों के रूलर्स के रहन सहन देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसलिए कि वहाँ लोगों पर स्पेंड किया जाता है, वहाँ लोग आपसे जवाब तलबी करते हैं, वहाँ के हुक्मरान बसों और ट्रेनों में सफ़र किया करते हैं। उनके लिए प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना कोई अजूबा बात नहीं होती। वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आते हैं और आम आदमी की तरह ट्रैवल करते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं, जब वो हुक्मरान नहीं भी होते तब भी वो हुक्मरानी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये इस वजह से लोग गरीब होते हैं, इस वजह से लोग गरीब से गरीब तर होते हैं। अब अदलिया के, जैसे अभी बेनज़ीर ने मिसाल दी, एक मरतबा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे चौधरी निसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर भेजा, उनसे पूछा, अकाउंटेबिलिटी होते ही नहीं है वो अपने आप को अबव अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। आप देख लें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हालत देख लें, कितने मुकदमात हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय किए हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी, आप इस वक्त 5 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे अगर आप छापे मारें तो उनके घरों से इतनी दौलत रिकवर हो कि शायद पाकिस्तान का कुछ कर्जा उतर जाए। नियाज़ साहब, मज़हर अब्बास साहब भी जो बात कर रहे हैं, सियासतदान फिर किसी को जवाब दे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं असासे बढ़ते जा रहे हैं सियासतदानों के, किसी को जवाब दे हैं सियासतदान भी? देखिए जी, मैं तो इस फिक्र का हो ही नहीं हूँ। मेरे साथी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे नजदीक मेरा बिल्कुल एक और एंगल है और साविया है। ये मुझे याद है कि 1962 के अंदर, 1963 के अंदर हबीब जालिम ने ये जब नज़म गई थी, क्योंकि फातिमा जना के जलसों में ये पढ़ी जाती थी, तो इसका मतलब है कि उससे पहले ये लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों है नाशाद, हम पे अब तक जारी है काली सदियों की बेदार, गोहर सैगल आदम जी बने हैं बिरला आटा, 20 रुपये मन आटा और उस पर भी सन आटा, गोहर सैगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद, सदर अयूब जिंदाबाद। देखिए, इस मुल्क का क्राइसिस ये नहीं है जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो इतनी आवक्का कर चुका हूं कि इस मुल्क का क्राइसिस करप्शन नहीं है। मैं कितनी मिसालें दूं कि दुनिया के अंदर चीन से ज्यादा मैंने करप्शन कहीं नहीं देखी थी। मैं वहां 30-35 साल से आता जाता हूं, उससे पहले की भी दादे हमारे सामने है। गुर्बे से उठा के लिए कि आज उनका पर कैपिटल इनकम देख लो, 30 साल पहले का देख ले। अब करप्शन ही शायद खत्म हो गई हो। गल्फ कंट्रीज में कितनी करप्शन थी, 90% असासे खा गए गल्फ कंट्री के जो सारे अमीर और बादशाह, लेकिन उनके अंदर तरक्की देखें कि ये तेल नाइजीरिया में कितना ज्यादा है, उसमें क्या मुल्क लैटिन अमेरिका का, इनके पास कितना ज्यादा है, और वहां पे देखें वो रुलते फिर रहे हैं नाइजीरियन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आके भीख मांगते फिर रहे हैं। इंडिया के अंदर कितनी करप्शन थी। हजूर इस मुल्क को खास स्कीम के तहत सियासत में इस्तेकाम में डाला गया तो इशारा कर दिया सियासतदानों की तरफ। अब हाँ, करप्शन देख ले। बदकिस्मती है कि 20 करोड़ लोग जो है किसी छाने में डाले। जब ये हम कहते हैं ना, हम भट्टी साहब कह रहे थे तो भाई हम रुल रहे हैं, हम नहीं रुल रहे।
इस मुल्क में तकलीफ दे बात यह है कि सिर्फ रूल वो ही रहे जिसके पास वसाइल नहीं है दौड़ लगाने के। लेकिन ये बहसवारी नहीं है। हमने सियासतदानों को टारगेट करके, अब उसमें मेरिट में हो सकता आप करें तो इमरान खान साहब ने मेरिट पे उनको ज्यादा कर लियो। ये तो जनरलाइज हमने बात की ना, इमरान खान जी फलाना साहब शामुल कुरैशी उनके बढ़ गए हिसाब से, हो सकता है मेरिट भी क्यों, हो सकता है सारी करप्शन की हो। लेकिन आया ये बात जो बाकी साथियों ने किया उनका मुतफिकों को उन तक महदूद है जो किसी और तक तरीके से महदूद है। लेकिन जो ये अटैक किया जाता है आज मुल्क के अंदर, जो आटा महंगा है, जो इक्तिसादी बुरहान है, इसने पॉलिटिकल बुरहान की कोख से जन्म लिया है। 2014, 15, 16 के मेरे यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड के जितने हमारी डिस्कशन थी बहुत बड़ी गाइडेड होती थी, बड़े थोड़ी हमें कहने की इजाजत थी, बड़ी पाबंदियां थी। तो तब एक ही बात होती थी कि ये सियासी बुरान जो है इससे आपका इक्तिसादी बुरान पैदा होगा। हर वो मुल्क रूल किया है, तहरीक के अंदर मैंने देखा मुल्क तहलील हो गए हैं जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहे हैं। मुझे एक मुल्क बता दें पिछले 300-400 साल के मॉडर्न स्टेट नेशन सिस्टम के अंदर एक मुल्क तहलील हो जिसको करप्शन ने खत्म किया हो। पाकिस्तान 2 टुकड़े तकसीम हुए तो करप्शन की वजह से नहीं हुआ, सियासी पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की वजह से हुए और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हुए, जो कि अयूब खान ने, याया खान ने, सिकंदर मिर्जा ने, गुलाम अहमद मोहम्मद ने पैदा किया। ये वो चीज है जिससे उससे बड़ा मुजरमाना एक्ट है। मुझे पता है कि जहां पहुंचे हुए हैं हो सकता है हमारे अल्लाह ना करे को कहत का जमाना ना पैदा हो जाए, फिर भी वजह करप्शन नहीं होगी। वो करतूत हो गए जो 2014 में शुरू किए, रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत है। न्याय साहब, वक्त की कमी और आपका बड़ा दलील के साथ ओपिनियन सामने आया है। क्या हुआ था? सही हमारे साथ मौजूद थे मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, और हम बात कर रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है और अगर अरकान असम्बली और हुकूमत चलाने वालों की बात की जाए तो वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।